So hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Nights. We have started with the very first unit of introductory macroeconomics, national income and related aggregates. We have covered almost all the concept of national income and related aggregates. In today's video, we are going to see what are the important definitions from examination point of view and few numericals of national income and related aggregate. So the first definition we are going to cover in this video is of GDP-MP. So क्या मतलब होता है अब GDP-MP का आपको ये समझना है यहाँ पे। तो GDP-MP का मतलब होता है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये तो डेफिनेशन होगी आपको, मतलब जो आपकी बुक्स में जनरली गिवन है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको पता है GDP-MP का मतलब क्या होता है। GDP-MP किस चीज़ को बोलते हैं हम? थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होती है GDP-MP की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। डोमेस्टिक का मतलब जो भैया आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस, जैसे कोई भी चीज़ आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस है वो कहलाती है डोमेस्टिक। वो क्या चीज़ कहलाती है? डोमेस्टिक। और मार्केट प्राइस यानी कि वो प्राइस जिसमें गुड्स एंड सर्विस को हम मार्केट में एक्सचेंज करते हैं। समझ गए आप? तो हम इस डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वही चीज़ है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करी गई है, कौन से प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस, एंड डोमेस्टिक स्टैंड्स फॉर प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि GDP-MP का मतलब क्या होता है। GDP-MP का मतलब अगर आपको क्लियर है तो आने वाली डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। ये पहली डेफिनेशन अगर आप समझ गए कि इस GDP-MP का मतलब होता क्या एक्चुअल में। अब आने वाली डेफिनेशन आपको बहुत थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, आपकी सारी डेफिनेशन बहुत ईजिली कवर हो जाएंगी। अब देखते हैं GDP-FC की डेफिनेशन। अब G तो सेम एज इट इज़ ग्रॉस, D सेम डोमेस्टिक, P सेम प्रोडक्ट। बट GDP-MP की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, अब यहाँ पे GDP-FC है। एक छोटा सा चेंज किया, फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, फैक्टर कॉस्ट मतलब आपने लेबर को क्या दिया? पैसा पे किया, लैंड ओनर को आपने रेंट पे किया। ऐसी कई सारी चीज़ें हम जनरली जब फैक्टर कॉस्ट की हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में, तो जनरली लेबर की ही बात करते हैं। तो ये समझ के चलिए हमने सिर्फ लेबर को वेजेस पे करी। तो जब वेजेस पे कर रहे हो तो एक फैक्ट्री का मालिक क्या था? मैंने 10,000 रुपये की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने लेबर को 10,000 रुपये पे करे। तो उसका मतलब क्या होगा? मनी। जहाँ पे इसकी बात आ जाए तो मनी, पेमेंट की बात। तो देख लेते डेफिनेशन क्या है। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1। सारी डेफिनेशन सेम है, बस आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू लिखना है। डेफिनेशन एज इट इज बता देनी है जो GDP-MP की आपने ऊपर पढ़ी है। अब नेट है, NDP-MP है, तो जो आपने ग्रॉस पढ़ा था उसकी जगह नेट लगा देना है। बस आपको एज इट इज डेफिनेशन लिख देनी है। एज इट इज पढ़ लेते हैं डेफिनेशन है क्या। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई थिंक डेफिनेशन ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझना है। समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब GDP-FC, यहाँ पे MP है, यहाँ पे FC है। एज इट इज़ ऊपर अभी बात करी थी, जब GDP-MP को हमने FC में कन्वर्ट किया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, यहाँ पे आपको ग्रॉस मनी वैल्यू करना है। यहाँ पर भी ऐसी है, नेट मार्केट वैल्यू है तो आपको यहाँ पर चेंज करना है नेट मनी वैल्यू में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई थिंक आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। 4 डेफिनेशंस, इन 4 डेफिनेशंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम्म, अब बढ़ते हैं आगे हमारे कंसेप्ट में। अब देखते हैं GNP-MP की डेफिनेशन क्या होती है। और पहले तो GNP-MP स्टैंड किसके लिए करता है? मतलब GNP-MP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने पहले क्या पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे डोमेस्टिक की जगह आ गया नेशनल। नेशनल का मतलब हो गया नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। नेशनल का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट। डोमेस्टिक का मतलब कंट्री की बात कर रहे हो। अब जो कंट्री के अंदर जो चीज़ हो रही है ना वो भाई डोमेस्टिक है। इंडिया के अंदर जो चीज़ हो रही है वो डोमेस्टिक है। बट अगर इंडिया का कोई भी रेजिडेंट किसी और कंट्री में भी कुछ कर रहा है तो नेशनल से रिलेटेड हो जाता है। देखते हैं भाई अब क्या है इसका मतलब। अब ग्रॉस मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम डेफिनेशन, बट यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट हमने क्यों लगाया। अब जब डोमेस्टिक की बात करें तो भाई कंट्री के अंदर तुम जितना भी गुड्स एंड सर्विस एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस करोगे ना वो रहता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हो 9th 10th क्लास से कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितनी भी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। सिंपल सा डेफिनेशन आपने पढ़ा था। बट अब जीएनपी का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब, ओ सॉरी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। अब जब नेशनल की बात करते हैं ना, नेशनल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें कंसिडर करना पड़ता है पूरे वर्ल्ड को। अब पूरे वर्ल्ड में कई सारे लोग होंगे जो इंडिया के होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया के हैं बट कहीं और जाके कहीं और से उन्हें कुछ पैसा मिल रहा है, मतलब फैक्टर से बाहर के देशों से उन्हें कुछ इनकम मिल रही है। तो जब हम NFIA को कंसिडर करने लग जाते हैं ना, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमने बाहर वालों को कितना पैसा दिया और बाहर वालों से कितना पैसा लिया, तो हम पहुंच जाते हैं नेशनल के कंसेप्ट पे। तो हम डोमेस्टिक के कंसेप्ट पे नहीं रहते, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नेशनल के कंसेप्ट पे। तो भाई वहीं पे हम नेशनल के कंसेप्ट पे रहता, तो नेशनल के कंसेप्ट पे हम नॉर्मल रेजिडेंट, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट ने जितनी भी इनकम अर्न करी एक ईयर के दौरान, तो वो वाली बात आ जाती है। तो वही बात यहाँ पे आपको एज इट इज लिख देनी है। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रॉस मार्केट प्राइस of all final goods and service produced by normal resident of country during a period of 1 year। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको पहली डेफिनेशन समझ आ गई GNP/MP की, तो आने वाली डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। उसमें बस छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं और आपकी सारी की सारी डेफिनेशन कवर होने वाली है। वही जैसा कि आपने ऊपर जब GNP/MP को चेंज किया था, जब आपने ऊपर GNP/MP को चेंज किया था, सॉरी GDP/MP को चेंज किया था GDP/FC में, तो आपने मार्केट प्राइस को मनी वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर दिया था। एज इट इज़ आपको वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। डेफिनेशन में फिर से पढ़ लेते हैं। GNP/FC की है क्या, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और जब ग्रॉस की जगह यहाँ पे आ जाए NNP/MP, NNP/MP जब आ गया तो यहाँ पे N स्टैंड फॉर नेट, तो बस आपको बस यहाँ लिख देना नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब यहाँ पे NNP/FC जो होता है आपका नेशनल इनकम होता है। इसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। जब भी आपको नेशनल इनकम की बात करी जाती है तो हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, NNP/FC। तो आपसे कई पेपर में पूछ लेता है डिफाइन नेशनल इनकम, तो आपको एज इट इज यही डेफिनेशन लिख दिया। अब NNP/FC मार्केट प्राइस, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। जब यहाँ पे मार्केट प्राइस था, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, तो आपको बस मार्केट प्राइस को मनी वैल्यू से रिप्लेस करना है और डेफिनेशन आ जाएगी आपकी NNP/FC की। डेफिनेशन क्या एक बार देख लेते हैं। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी। ऐसा कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, ऐसी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं हो वो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको ये 4 डेफिनेशन क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा और अगर आपने जितनी ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो मान लीजिए कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई डिफ्रेंशिएट करो GDP/MP और GNP/MP के बीच कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको वो बता देता हूँ। पहले तो आपको लिख देनी है एज इट इज़ डेफिनेशन इन दोनों की। अब किस में NFIA इंक्लूड होगा किस में नहीं होगा वो आपको पता है। नेशनल इनकम है तो NFIA इंक्लूड होगा। NFIA हमने पहले कहा था, NFIA कंसिडर करते हुए ही तो हमने नेशनल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि नेशनल मतलब अब्रॉड से इनकम हमारी आ रही है और हम अब्रॉड वालों को कुछ दे रहे हैं,
तो NFI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। बट जब डोमेस्टिक है मतलब भाई जो कंट्री में हो रहा है बस वही, हमें उससे मतलब है, बाहर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। बाहर से पैसा हम हमारे विदेश में आए या बाहर को वाले को, हम देश से में कोई मतलब नहीं, जो कंट्री में प्रोड्यूस होगा वो हो गया। तो ये डजेंट इंक्लूड NFI है। तो बस ये दो कंसेप्ट, ये जो पूरा कंसेप्ट है वो इस तरीके से आपका कवर करा है मैंने। आई थिंक आपको जितनी भी डेफिनेशन जो हमने 8 डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ी है वो आपको क्लियर होगी होंगी। इनके बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, जैसे कि GDP MP और GNP MP आ गया तो कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। हमने जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के जितने भी कंसेप्ट थे, थ्योरी कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, सारा कवर कर लिया है। फाइनली हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हर जैसे कि हर मेथड को हमने डिस्कस किया था, तो हर मेथड के एंड में हमने एक न्यूमेरिकल जरूर किया था। सो इस वीडियो में भी हम थोड़े उन न्यूमेरिकल्स को, आप थोड़ा सा, अगर आपको न्यूमेरिकल्स का कोई आइडिया नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके लिए आपको 3 मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, आपके लिए मस्ट है, आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको ये मेथड नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, इन मेथड को समझिए और फिर इस वाली वीडियो पे आइए। अदरवाइज डेफिनेटली वेल यू गाइज विल सफ़र and you will not be able to solve all these numericals. So let's move ahead to the numerical portion. So पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी वैल्यू थी वो सारी आपको रुपीज़ में हुई ना हर एक न्यूमेरिकल के अंदर। सो कैलकुलेट क्या करना है आपको, सेल्स कैलकुलेट करनी है इस जो डाटा से आपको दिया गया। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, NVAFC। आपको NVAFC क्वेश्चन में गिवन है। देखते हैं बाकी क्या क्या चीज़ें गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है आपको, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं, एक्सपोर्ट गिवन है, इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट कर, हमें चाहिए होता है सेल्स। अब सेल्स भाई अगर जिसको पता है कि इनकम मेथड के क्या कंपोनेंट होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के क्या कंपोनेंट होते हैं और वैल्यूएडेड मेथड के क्या कंपोनेंट होते हैं, तो वो तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि सेल्स तो भाई वैल्यूएडेड मेथड में आता है, तो भाई कहीं उसका उसी मेथड के साथ कुछ लेना देना है, उसका उसी मेथड के साथ कुछ लेना देना है, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा, वो डायरेक्ट लगाएगा वैलिड मेथड। बट अगर आपको नहीं पता है तो भाई आप गड़बड़ करने वाले हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस मेथड में आती है। जैसे कि सेल्स जो है वो आती है आपकी वैल्यूएडेड मेथड में। सो देखते हैं आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम्म सो क्या क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या क्या चीज़ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले वो गिवन है GVMP, हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है वो GVMP के इक्वल होता है। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही तो आपका भाई सेल्स नाम का कंपोनेंट शामिल होता है, सेल्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक लेस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेल्स तो हमें कैलकुलेट करना, तो सेल्स को एज लिख दिया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन का क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट पे भी नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं, फिफ्थ पे भी नहीं, सिक्स पे भी नहीं है। तो भाई ये होता है, ये हो गया आपका ज़ीरो। बट पहले भी हमने बात करी थी कि ज़ीरो तो हम लिखते नहीं है, तो भाई छोड़ दो। आप दिमाग आपने माइंड में सोच लो कि हमने जीरो लिख दिया है, छोड़ दो इस वाले को। आप चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है थर्ड पे, तो चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करना होता है, ऐड कर दिया। इंटरमीडिएट कंडीशन आपको लेस करनी है, फोर्थ पे गिवन है, कर दी। अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू मिल गई है। सेल्स को एज इट इज छोड़ दिया और थर्ड पे आपको गिवन है -30 लिख दिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन 1000 एज इट इज लिख दिया। सॉल्व किया तो सेल्स लेस 1030, बट हमें तो GVMP की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमें सेल्स फाइंड करना था भाई, GVMP तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब GVMP का हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो NVFC होता है उसका फॉर्मूला होता है भाई GVMP अब यहाँ पे है नेट, यहाँ पे ग्रॉस तो डेप्रिसिएशन होगा कम, डेप्रिसिएशन होता है कम, और यहाँ पे
एन एफ आई आप क्या करते हो, ऐड, एन एफ आई आप ऐड करते हो और लेस क्या करते हो, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस लेस एनआईटी, ये चीज़ें हम करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। बट हमें यहाँ पे जीवी एमपी गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है, एनवीएफसी में, ओ सॉरी एनवीएफसी आपको गिवन है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, जीवी एमपी में। तो आपको डेप्रिशिएशन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड, एनएफआईए यहाँ जाके लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और जो आपका एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी आपका यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड। आई थिंक आपको कन्वर्जन समझ आ गया, कन्वर्जन करना किस तरीके से है। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, इतना कोई डिफिकल्ट कन्वर्जन नहीं है। हमने कन्वर्जन से रिलेटेड पहले भी काफ़ी बार बातें कर रखी हैं, सो आपको सिंपल सा ये कन्वर्जन ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करना कैसे आपको, अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। कन्वर्जन आपको आना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, परफेक्शनिस्ट बन जाने चाहिए कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, जीवी एमपी को एनवीए एमपी में, एनवीएफसी में, या फिर एनएनपीएफसी को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है। मतलब एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आपको कन्वर्ट कैसे करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया, एनवीएफसी आपको गिवन है फर्स्ट पे जब को ऐड करना था, इसमें आपको ऐड क्या करना है, और डेप्रिसिएशन ऐड करना है। डेप्रिसिएशन आपको कितने किस पे गिवन है, सेकंड पे। अब आपको चाहिए एनएफआईए जो आपको लेस करना था, बट भाई एनएफआईए तो यहाँ पे गिवन ही नहीं 6 पॉइंट्स में, तो छोड़ दो, जीरो मान लो। तो आपने माइंड में सोच लिया हाँ वो जीरो है, बस छोड़ दो, आगे बढ़ दो। और उसके बाद हमें एनआईटी ऐड करना होता है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन है, सब्सिडीज तो गिवन नहीं है, सब्सिडीज को जीरो मान लो। और फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज, तो फोर्थ माइनस समथिंग होता अगर सब्सिडीज होती तो, बट फोर्थ सॉरी सिक्स्थ, सिक्स्थ पे आपको डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सिक्स्थ माइनस समथिंग होता, बट कुछ सब्सिडीज तो है नहीं, सब्सिडीज को तो माइंड में आप जीरो मान लो, बस छोड़ दो और आप कैलकुलेट कर दो। फर्स्ट पे आपको कितना गिवन है, 560, वेल सब्सटीट्यूट करो, सेकंड पे गिवन है 60 एज इट इज, और थर्ड पे भी और सॉरी सिक्स पे गिवन है आपको 60, आप आंसर आ जाएगा 680। अब 680 को की वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है जीवीएमपी की जगह पे। अब जीवीएमपी अगर 680 आ गया तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको छोटी सी चीज़ करनी है अब, जो यहाँ सेल्स लेस 1030 है उसको यहाँ 1030 को ला के यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगी आपकी सेल्स। आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अब सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जनरली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन जनरली आपके 4 मार्क्स के आ जाते हैं, 4 to 6 मार्क्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कन्वर्जन आना चाहिए, और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, सेल्स किस फॉर्मूले में आता है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो वो किस फॉर्मूले में आता, अगर मैं बात करूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो वो किस फॉर्मूले में आता है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स तो भाई न्यू चुटकी बजा के हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं आगे। अब एक और न्यूमेरिकल है आपका। अब इसमें आपको एनएनपीएफसी यानी कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, और नेशनल इनकम भाई आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो, वैल्यूएड मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करो, हमेशा सेम आएगी, हमेशा सेम आएगी। देखते हैं अब आपको गिवन क्या क्या। आपको गिवन है सबसे पहले चीज जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, नेट एक्सपोर्ट 50, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का ये दे रखा है, सेकेंडरी टर्सरी, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्राइमरी सेक्टर की 400 है, सेकेंडरी की 300 है, टर्सरी की 100 है। और आपको यहाँ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, हाँ तो आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है यहाँ पे आपको 6 पॉइंट में। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। और फिर यहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है आपको 7 पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है आपको 8 पे, और 9 पे सब्सिडीज, और 10 पे एनएफआई है। सारी चीज़ आपको गिवन है। अब सबसे पहले जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, किसी अगर नेशनल इनकम किसी भी देश की कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके साथ हम क्या ऐड करते थे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम क्या ऐड करते थे,
गवर्नमेंट फाइनल हम क्या ऐड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, साथ में हम ऐड करते थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, और आखिर में नेट एक्सपोर्ट। अब देखते हैं भाई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दे देंगे। देखते हैं भाई क्या गिवन है भाई। हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको थर्ड पे गिवन है डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उठा के एज थर्ड लिख देना है, थर्ड। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सामने में ही दे रखा भाई, एट्थ पे लिख दो, एट्थ उठा के, हो गया आपका। अब आपको चाहिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको फर्स्ट पॉइंट में गिवन है एज इट इज, तो आपको उठा के एज इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको लिख देना है यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर चेंजेस आपको लिख देना फर्स्ट। और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला पता है, एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट, बस फिर आपको वो करना है। हाँ, आपको भाई क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है भाई, सेकंड पॉइंट में नेट एक्सपोर्ट भी 50, तो एज इट इज़ आपको यही करना है, आप वैल्यू डाल दीजिए। थर्ड पे आपको वैल्यू क्या गिवन है, 900 गिवन है आपको, 900 एज इट इज़ लिख दीजिए। एट्थ पे क्या गिवन है, एट्थ आपके सामने में ही है भाई, एट्थ पे आपको गिवन है 100 वैल्यू। अब एट्थ के बाद क्या गिवन है, फर्स्ट फर्स्ट पे 250 दे रखी है, और सेकंड पे 50। इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 1300। और ध्यान रखना, जीडीपी एमपी जो होगा बाद में जीवी एमपी के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं होता तो इट मीन्स आपने कहीं गलती करी है, इट मीन्स आपने कहीं गलती करी है। अब हम देख लेते हैं एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल है भाई, आप अगर फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो कन्वर्जन तो आपको पता ही है। यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन कम होगा, डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कौन से पॉइंट पे गिवन था एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन आपका गिवन है भाई पॉइंट 6 पे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से गिवन है 6 पॉइंट पे डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन को आपको लिखना है नीचे एज इट इज ले जाके, सिक्स आपने लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डेप्रिसिएशन 6। और डेप्रिसिएशन के बाद फिर आपको यहाँ पे ये एक्चुअल में जो एनएनपीएफसी होता है, और ये होता है जीडीपी एमपी, और ये नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक लेस नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। अब एनएफआईए कहाँ गिवन है आपको, एज इट इज 10th पे, 10th को उठा के आपने एज इट इज यहाँ ऐड कर दिया। अब आपको क्या चाहिए होता है, एनआईटी लेस करना होता है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कहाँ गिवन है वो देखते हैं एक बार पहले। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 7th पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 100, और सब्सिडीज गिवन है 9th पे। तो 7th लेस 9th आपको मिल जाएगा आपका 7th लेस 9th आपको मिल जाएगा आपका एनआईटी। अब इन सारी वैल्यूज को आपको डालना है, आपको आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1110 रुपीज़, मतलब 1110 रुपीज़ आपका आ जाएगा, आपकी आ जाएगी एनएनपीएफसी। अब जीडीपी एमपी का होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या देख लेते हैं एक बार। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, एज इट इज 5th पॉइंट अगर आपने नोटिस किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली गिवन है 900 प्लस 800 प्लस 400, 9817, और 1700 प्लस 400 2100। एज इट इज आपको ये पॉइंट उठा के लिख देना 4th। और फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये भी आपको 5th पॉइंट पे गिवन है। प्राइमरी सेक्टर का 400, सेकेंडरी का 300, और टर्शरी का 100। तो आपको एज इट इज 4th में से 5th लेस कर देना है। और एक बार देख लेते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन का टोटल क्या है, एक बार टोटल भी कर लेते हैं। 400 प्लस 300 7, एंड 7 and 1 8,
एज इट इज़। चलिए अब चलते हैं नीचे, हम देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है हमें। सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपको। फोर्थ लेस फिफ्थ 2100 लेस 800 आपका आ जाएगा 1300। और नेशनल इनकम ना, अगर जीवीएमपी कैलकुलेट करो या जीडीपी एमपी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का आपका सेम तरीका है। आपको दोनों में ही सेम चेंजेस करने हैं। अगर दोनों आपने निकाल लिए तो दोनों में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, एनएफआई ऐड करना है और एनआईटी लेस करना है। बस भाई आपका हो गया न्यूमेरिकल खत्म। दोनों में ही करना है। पहले पार्ट में हमने कर रखा है और मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कन्वर्जन आपको आता है, कन्वर्जन आपको आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है एनपी एफ सी कैलकुलेट करना, अगर आप जीडीपी एमपी या जीवीएमपी कैलकुलेट कर चुके हो तो। और जीवीएमपी मैंने कहा था जीडीपी एमपी का हमेशा इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका दोनों 1300 नहीं आ रहा है, एक ज़्यादा या फिर एक कम आ रहा है, या फिर एक दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई आपने कहीं गलती करी है। उस गलती को आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपने गलती करी है, अगर ऐसा होता है तो। अब पढ़ते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें आपको कैलकुलेट करना है जीवीएफसी। अब जनरली हमें जीवीएमपी ध्यान रहता है कि भाई जीवीएमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखते हैं सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वेश्चन में आपको प्राइस गिवन है क्या, हाँ भाई प्राइस पर यूनिट गिवन है 30, क्वांटिटी गिवन है 100, तो सॉरी 1000, तो सेकंड इनटू फर्स्ट हो गया आपका पहली चीज़। अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, भाई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन फर्स्ट पे तो नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे, सिक्स, सेवन्थ, एट नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो भाई इसको जीरो मान लेंगे। माइंड में आप सोच लीजिए जीरो है, कुछ लिखना नहीं है आपको एग्जाम के अंदर। उसके बाद चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का आपका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है फिफ्थ पे, ओपनिंग है सिक्स पे, फिफ्थ लेस सिक्स। और आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको हमेशा की तरह लेस करना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन कहाँ गिवन है आपको, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको गिवन है भाई फोर्थ पॉइंट पे, इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से एज इट इज। वैल्यूज आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19,000। बट अभी आपने जीवीएमपी निकाला है। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं हम, जीवीएफसी में कन्वर्ट करते हैं अगर हम जीवीएमपी को, तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस लेस एनआईटी। अब एनआईटी क्वेश्चन में आपको गिवन है कहीं पे, एनआईटी नहीं भाई, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज। आप पूरे क्वेश्चन छान मारेंगे, सब्सिडीज तो कहीं गिवन नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने आपको एक साथ डिस्कस किया था। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो आपको लगता है प्रोडक्शन या एक्सचेंज पे। किस चीज़ के, प्रोडक्शन या एक्सचेंज पे, गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज पे। और जो एक्सरसाइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। और फिर बस आपको सेवन्थ और एट्थ पॉइंट लेस करना है, जो आपका आंसर आ गया जीवीएमपी, उससे लेस करना है एनआईटी। देख लेते हैं भाई अब फाइनल आंसर आपका क्या है। तो देखिए आपका सेवन्थ और एट्थ पॉइंट लेस कर रखा है, आपका आंसर आ जाएगा 13,000। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी होगी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या करते हैं भाई, जीवीएमपी कैलकुलेट हो गया बस वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरली दिमाग में करते हैं जीवीएमपी है। जीवीएमपी हमने फॉर्मूले पढ़ा था, जल्दी से हमने कैलकुलेट किया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 3 ही नंबर मिलेंगे अगर 6 का आएगा क्वेश्चन तो, सिर्फ 3 मार्क्स। और आपको आता होगा ऐसा क्वेश्चन, जनरली हमें आता है कन्वर्ट कन्वर्ट करना, बट जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, जीवीएमपी पे छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं वो क्वेश्चन में तो जीवीएफसी पूछ रहा था। तो आपको बस ये छोटा सा चेंज करना होता है और इसके लिए 3 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, पेपर में देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम मूव करते हैं आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले तो आता है किसमें? ऑपरेटिंग सरप्लस आपका आता है इनकम मेथड में। और इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। हम उसमें ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद हम ऐड करते हैं मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के आपके कंपोनेंट होते हैं कंपनसेशन इन कैश, जो कि आपको सेकंड पॉइंट पे गिवन है। आप कंपनसेशन ऑफ इन काइंड क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर के देखते हैं भाई। थर्ड पे तो नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स पे आपको कंपनसेशन इन काइंड गिवन है। चलो हो गया, हमारे दो कंपोनेंट हो गए। अब उसके बाद क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बट यहाँ एम्प्लॉयर नहीं भाई, एम्प्लॉयज ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर 7 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कई बच्चे सोचेंगे 7 पॉइंट ऐड होगा, नहीं, ऐड नहीं होगा। यहाँ एम्प्लॉयज कर रहे हैं। अगर ये काम एम्प्लॉयर ने किया होता तो हम इंक्लूड करते, बट एम्प्लॉयज कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या आ जाएगा? सेकेंड पॉइंट प्लस सिक्स पॉइंट 170। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आप समझ गए होंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको यहाँ ऐड करना था। मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालना है यहाँ पे? जो हमें, जिसके हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड, और लास्ट कंपोनेंट होता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो आपने देख लिया क्या क्या कंपोनेंट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सेकंड पे गिवन है आपको एक, और एक आपको गिवन है सिक्स्थ पे। चलो हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है। अब मिक्स इनकम गिवन है भाई हमें 8 पॉइंट पे, लिख दो मिक्स इनकम। वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं एक बार, ये कैसे कैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। हाँ, तो आपको पॉइंट कौन कौन से पॉइंट ऐड करने हैं? सेकंड ऐड करना है, सेकंड ऐड करना है, सेकंड के बाद आपको क्या ऐड करना है? फोर्थ। फोर्थ क्या है आपका? ओ सॉरी, सिक्स क्या आपका? कंपनसेशन इन काइंड। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एज इट इज छोड़ दी क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। और मिक्स इनकम आपको 8 पे गिवन है, लिख दीजिए। अब आप इन सब की वैल्यूज डाल दीजिए। सेकंड पे आपको क्या वैल्यू गिवन है? सेकंड पे आपको गिवन है भाई 150, 150। और सिक्स पे क्या गिवन है? 20। ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज, और मिक्स्ड इनकम आपको गिवन है 8 पे 10। तो आपका इन तीनों का टोटल हो जाएगा ये राइट हैंड साइड का आपका आंसर आ जाएगा 180 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। और एनडीपीएफ से आपको क्वेश्चन में आई थिंक गिवन है 200। तो राइट हैंड साइड पर 200 पुट कर दीजिए। लेफ्ट साइड से आप 180 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 20। आई थिंक अब बात सारी आपको क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं भाई। आप जितने क्वेश्चंस हो सके उतने न्यूमेरिकल करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है। सो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स थी वो ख़त्म होती है। और हम आने वाली वीडियो में हमारी यूनिट 2 जो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो शुरू करेंगे। सो आई थिंक आपको जितने भी कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट की थी, इस वीडियो में जो कंसेप्ट कवर किए हैं आई थिंक वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और hope you have liked this video, so please to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.